हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है, 3 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत में बॉम्बे स्थित गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुई थी और उस घटना के बाद इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था? पहला विकल्प है 1857 का विद्रोह, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा विकल्प है चित्तगांव बगावत। इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को देखते चलें। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा दूसरा विकल्प, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका स्पष्टीकरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक घटना के बाद इस मैदान का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अगस्त क्रांति मैदान कर दिया गया था। गांधी जी ने यहीं से करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 1857 का विद्रोह, तो यह विद्रोह मुख्य रूप से मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ और देश के उत्तरी और मध्य भागों में फैला था। खिलाफत आंदोलन, तो यह आंदोलन मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। और चित्तगांव बगावत, तो यह 1930 में चटगांव में सूरसेन के नेतृत्व में एक सशस्त्र विद्रोह था। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? यहाँ पर होगा की। किसके पास है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा विकल्प है लोकसभा में सभा के नेता और चौथा विकल्प है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से। तो भारत में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब इसका मैंने डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति के पास संयुक्त बैठक बुलाने यानी आहूत करने की संवैधानिक शक्ति होती है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। तो ये बात भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिक्किम के भारत में एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? पहला विकल्प है चोग्याल, दूसरा विकल्प है काजी लेहंदुप दोरजी खांग सरपा, तीसरा विकल्प है लाल डेंगा और चौथा है अंगामी जापू फिजो। तो
भारत में सिक्किम के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काजी लेहंदुप दोरजी खांग सरपा ने। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल में जान लीजिए। काजी लेहंदुप दोरजी खांग सरपा ने सिक्किम में भारत के साथ एकीकरण के लिए आंदोलन किया था। उन्हें सिक्किम के लोकतंत्र के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उनकी अगुवाई में सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी ने राजशाही को समाप्त करने और भारत में विलय के लिए जनमत तैयार किया। 1975 में हुए जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और वे सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो और विकल्प लिखे थे, चोग्याल, तो चोग्याल जो थे ये सिक्किम के राजा थे जिन्होंने सिक्किम के भारत में विलय का विरोध किया था। लालडेंगा ये मिजोरम के प्रमुख राजनीतिक नेता और मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे जिन्होंने मिजो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अंगामी जापू फिजो तो ये नागालैंड के एक राष्ट्रवादी नेता थे और नागा राष्ट्रीय परिषद के संस्थापक थे जिन्होंने नागा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही था, काजी लेहंदुप दोरजी खांग सरपा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है हिमांचल, दूसरा है शिवालिक, तीसरा है हिमाद्री और चौथा है पूर्वांचल। तो हिमालय की सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला अथवा आंतरिक हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिमालय की सबसे उत्तरी और निरंतर श्रृंखला को हिमाद्री या ग्रेट हिमालय या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प हिमाद्री। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। हिमांचल तो यह मध्य हिमालय का हिस्सा है जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी या दक्षिणी श्रृंखला है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है, तो शिवालिक। और पूर्वांचल तो यह हिमालय का पूर्वी विस्तार है जिसमें पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां शामिल हैं जो उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खारे पानी का साधन कौन सा है? पहला विकल्प है नहरें, दूसरा है जलाशय, तीसरा है नदियां और चौथा है लेगून। तो खारे पानी का साधन पूछा गया है, तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, लेगून। लेगून पानी के उथले भंडार होते हैं जो बाधा द्वीपों, चट्टानों या रेत के टीलों द्वारा पानी के बड़े भंडार से यानी आमतौर पर समुद्र से अलग होते हैं। अब ये जब समुद्र से अलग होते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि समुद्र का पानी खारा होता है, इसीलिए जो लेगून होते हैं इनका पानी भी कैसा होता है? खारा, यानी लवण युक्त होता है। भारत में लैगून के उदाहरणों में उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में पुलिकट झील शामिल है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो पुलिकट झील है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो ये आप याद रखिएगा। और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है और यह एक नामित रामसर वेटलैंड है जो इसके पारिस्थितिक महत्व को पहचानता है। और झील में लुप्त प्राय इरावदी डॉल्फिन और कई प्रवासी पक्षी रहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की पीस कैपिटल भी कहा जाता है? पहला है एथेंस, दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग, तीसरा है जिनेवा और चौथा है यरूशलेम। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है।
तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प जिनेवा। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड का शहर जिनेवा को अक्सर विश्व की शांति राजधानी यानी पीस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह शहर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का घर है और कूटनीति तथा शांति वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का यूरोपीय मुख्यालय और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। यहाँ जिनेवा कन्वेंशन जैसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी हस्ताक्षरित हुई हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको साथ में बताती चल रही हूँ। एथेंस जो है ये ग्रीस की राजधानी है और पश्चिमी सभ्यता और लोकतंत्र के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सेंट पीटर्सबर्ग एक प्रमुख रूसी शहर है और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए जाना जाता है। और यरूशलेम अपार धार्मिक महत्व का शहर है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए केंद्रीय है। तो ये आप याद रखिएगा, इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में किस आयोग को अंतर्विष्ट किया गया था जिसे बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है योजना आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और चौथा है जांच आयोग। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। चलिए इसका डिटेल में सॉल्यूशन देख लीजिए। संविधान यानी कि 99वां संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारत के संविधान में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अंतर्विष्ट किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को एक नई, अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली से बदलना था। हालांकि अक्टूबर 2015 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 99वें संशोधन अधिनियम और NJAC अधिनियम दोनों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि यह संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली फिर से बहाल हो गई। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, पहले इसे लागू किया गया फिर इसे समाप्त कर दिया गया। तो पूरा आपको बता दिया है किस तरीके से इसको लागू किया गया फिर इसे समाप्त कर दिया गया अक्टूबर 2015 में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय राज्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1963 में नागालैंड को एक पृथक राज्य बनाया गया। दूसरा है मणिपुर और मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। और तीसरा है त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा मिला। अब इसमें जो सही है वह हमें बताने हैं। तो पहला सही है, 1963 में नागालैंड को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था और त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य का दर्जा मिला था। ए और सी सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है 1963 में नागालैंड को पृथक राज्य बनाया गया, सही है। नागालैंड को दिसंबर 1963 में भारत का 16वां राज्य बनाया गया। मणिपुर और मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये विकल्प गलत है क्योंकि मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा मिला लेकिन मणिपुर को 1972 में मिला। और विकल्प बी क्यों गलत है, उसमें लिखा है कि दोनों को, विकल्प बी में क्या लिखा है कि मणिपुर और मिजोरम दोनों को 1987 में राज्य का दर्जा मिला था, तो ये क्यों गलत है ये भी बता दिया। और सी तो आपका सही ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जेट धाराएं क्या हैं? पहला है मृदा संरक्षण की सुरक्षा बेल्ट विधि के भीतर भू रचना की एक तकनीक। दूसरा है पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न प्रत्यक्ष बल। तीसरा है कच्छ वनस्पति द्वारा अनुभूत ज्वारीय बल। और चौथा है अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी। तो जेट धाराएं क्या है? अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाओं की सक्रिय पट्टी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा।
जेट स्ट्रीम जो होती हैं तेज हवाओं की सक्रिय पट्टियां होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में उच्च ऊंचाइयों पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, आमतौर पर ऊपरी क्षोभ मंडल और निचले समताप मंडल में। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। जेट धाराएं क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में लगभग 8,000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर तेजी से बहने वाली पश्चिमी हवाओं की एक सक्रिय पट्टी होती हैं। इनकी गति बहुत तेज होती है। यह मौसम के पैटर्न, विशेष रूप से भारत में मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी तो जान लीजिए। मृदा संरक्षण की सुरक्षा बेल्ट विधि के भीतर भू रचना की एक तकनीक, तो ये क्या होता है? यह कथन पवन की गति को रोकने के लिए पेड़ लगाने जैसी विधियों से संबंधित है। जेट धाराओं से संबंधित तो ये है नहीं। पृथ्वी के परिभ्रमण से उत्पन्न प्रत्यक्ष बल, तो यह फेरल के नियम या कोरियोलिस बल का वर्णन करता है। और कच्छ वनस्पति द्वारा अनुभूत ज्वारीय बल, तो यह ज्वार भाटा और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक अलग घटना है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कृषि उत्पाद में भंडारण हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पहला है कुटकी, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है रसायन का प्रयोग करके धूम्रीकरण और चौथा है भंडारण की जगह में अनुपयुक्त नमी और तापमान। तो क्या पूछा गया है कि कृषि उत्पाद में भंडारण हानि के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो रसायन का प्रयोग करके धूम्रीकरण, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब धूम्रीकरण क्या है? तो धूम्रीकरण वास्तव में कृषि उत्पादों में भंडारण हानि को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, ना कि हानि का कारण। इस प्रक्रिया में कीटों, पतंगों और अन्य हानिकारक जीवों को मारने के लिए भंडारित क्षेत्रों में रासायनिक गैसें छोड़ी जाती हैं, जिससे उत्पादों को नुकसान से बचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शांति के लिए परमाणु का प्रस्ताव किसने दिया, जिसके फलस्वरूप 1957 में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है ड्वाइट आइजन हावर, दूसरा है आंग सान सूकी और चौथा है सीवी रमन। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, ड्वाइट आइजन हावर। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं डिटेल में लिखा हुआ है, ड्वाइट आइजन हावर जो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ने 8 दिसंबर 1953 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए परमाणु नामक ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी उपयोगों के बजाय उसके शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों जैसे ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा में उपयोग को बढ़ावा देना था। इस पहल के परिणाम स्वरूप 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। तो ये साथ में याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किन दो देशों द्वारा वर्ष 1991 में सामरिक हथियार कटौती संधि पर हस्ताक्षर हुए? पहला है यूएसए और यूएसएसआर, दूसरा है यूएसए और जापान, तीसरा है यूएसए और चीन और चौथा है रूस और चीन। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है आपका पहला विकल्प यूएसए और यूएसएसआर। जो सामरिक हथियार कटौती संधि थी इस पर हस्ताक्षर किए गए यूएसए और यूएसएसआर के। अब यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, सामरिक हथियार कटौती संधि पर 31 जुलाई 1991 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत संघ के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह शीत युद्ध के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम करना था। तो याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, भारत ने महामारी से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए बारबेल कार्यनीति अपनाई। दूसरा है, आपूर्ति में सुधार पर ध्यान देने की बजाय मांग प्रबंधन पर पूरा बल दिया गया।
अब नीचे जो कूट दिया गया है उससे सही विकल्प चुनना है। तो इसमें जो सही है वह आपका पहला सही है। भारत ने महामारी से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए बारबेल नीति अपनाई। और बी जो लिखा हुआ है ये गलत है कि आपूर्ति में सुधार पर ध्यान देने की बजाय मांग प्रबंधन पर पूरा बल दिया गया। तो ये गलत है, पहला इसमें सही है। और कोविड-19 महामारी के विषय में आप लोगों को जानकारी होगी, कितनी भयावह महामारी थी। तो इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को इसके बारे में पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान राज्य को सैनिक अथवा शैक्षिक सम्मानों को छोड़कर कोई उपाधि देने की अनुमति नहीं देता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग कर सकता है। भारत रत्न से संबंधित प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस बार भी संभावना है। तो भारत रत्न के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में भी डिटेल में बताया था और आप लोगों को याद भी होगा। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब इसमें जो कथन सही है वह बताने हैं। तो ये तो सही लिखा हुआ है, भारत का संविधान राज्य को सैनिक अथवा शैक्षिक सम्मानों को छोड़कर कोई उपाधि देने की अनुमति नहीं देता है। और भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाला अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसमें ए सही है, बी गलत है। पहला विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ मैंने लिखा भी है, भारत का संविधान राज्य को सैनिक अथवा शैक्षिक सम्मानों को छोड़कर कोई उपाधि देने की अनुमति नहीं देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18(1) उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। यह राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपलब्धियों के अलावा कोई भी उपाधि जैसे राजा, नवाब, सर प्रदान करने से रोकता है। और भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाला अपने नाम के उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में इस सम्मान का प्रयोग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1995 के निर्णय के अनुसार भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उपाधियां नहीं हैं और इसलिए इन्हें प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर पार्केस द्वारा वर्ष 1862 में गर्म किए गए सेलुलोज से विकसित सामग्री फिल करना है का विश्व का पहला प्रयोग था। पहला है रबड़, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है वनस्पति दूध यानी लेटेक्स। तो अलेक्जेंडर पार्केस द्वारा वर्ष 1862 में गर्म किए गए सेलुलोज से विकसित सामग्री प्लास्टिक का विश्व का पहला प्रयोग था। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। अलेक्जेंडर पार्केस ने 1862 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में पार्केसिन नामक सामग्री का प्रदर्शन किया था। यह सामग्री गर्म किए गए सेलुलोज, वनस्पति तेल और अन्य रसायनों से बनाई गई थी। यह मानव निर्मित पहली प्लास्टिक सामग्री थी जिसे गर्म करने पर ढाला जा सकता था और ठंडा होने पर अपना आकार बनाए रखती थी। हालांकि पार्केसिन व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसने आधुनिक प्लास्टिक उद्योग की नींव रखी। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक इसका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह एक खाद्य पर्याप्ति पहल नहीं थी। दूसरा है, यह उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च पैदावार वाले किस्म के बीजों को प्रयोग करने की कार्यनीति पर आधारित थी। तीसरा है, कृषि में वृद्धि पर क्रांति का प्रभाव गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक था। और चौथा है, पहल के एक भाग के रूप में सरकार ने किसानों की उपज को प्रदत्त मूल्य पर खरीदने की गारंटी दी थी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही नहीं है वह है आपका पहला विकल्प। यह खाद्य पर्याप्ति पहल नहीं थी। अब इसमें हरित क्रांति के बारे में क्या याद रखिएगा। हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण पहल थी जिसने 1960 के दशक में मध्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि की। इसका मुख्य उद्देश्य देश को अकाल खाद्य और कमी से निकालकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना था। जनक पूछ लिए जाएं तो विश्व स्तर पर यदि पूछे जाएं तो हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। और भारत में पूछे जाएं तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशों और उनके द्वारा अपनाई गई मुद्रा के नाम वाले निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है।
पहला है अर्जेंटीना पेसो, दूसरा है ब्राजील फोरेंट, तीसरा है एस्टोनिया यूरो और चौथा है घाना सेडी। तो इसमें आप देखेंगे 3 सही है, एक गलत है। जो गलत है वह है दूसरा विकल्प ब्राजील फोरेंट। क्यों गलत है? क्योंकि ब्राजील की मुद्रा फोरेंट नहीं है बल्कि ब्राजीलियाई रियल है और फोरेंट जो है ये हंगरी देश की मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश में प्रश्न देख लें, फिर हिंदी का जो इसका ट्रांसलेशन है वो अगले पेज पर लिखा हुआ है। काफी बड़ा प्रश्न था। CITES के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CITES एक विभिन्न सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव जंतु और वनस्पति की संकटापन्न प्रजातियों के दुर्व्यापार संबंधी अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। CITES यह सुनिश्चित करता है कि जानवरों और पौधों की प्रजातियां संरक्षित रहें। और डॉल्फिन और ऑर्किड CITES द्वारा संरक्षित प्रजातियां हैं। अब इसमें बताना है कौन से सही है। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प तो ABC तीनों ही सही होने चाहिए। यहाँ पर C और हो तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। CITES वन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किन 2 दलों ने वर्ष 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ? तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। वर्ष 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने इंग्लैंड साम्राज्य और स्कॉटलैंड साम्राज्य को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नामक एक एकल संप्रभु राज्य का निर्माण किया। इस अधिनियम के साथ ही दोनों देशों की अपनी अलग अलग संसदें समाप्त हो गईं और लंदन में संयुक्त ब्रिटिश संसद स्थापित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि पर 1976 में कौन सी फिल्म बनी थी? पहला है तमस, दूसरा है मंथन, तीसरा है उड़ान और चौथा है आरोहण। भारत में श्वेत क्रांति की पृष्ठभूमि पर 1976 में कौन सी फिल्म बनी थी? तो मंथन बनी थी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी नृत्य शैली को तभी शास्त्रीय माना जाता है जब वह नाट्य शास्त्र में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है। दूसरा है संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में सत्रिया नृत्य को भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देकर इसे 8वीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली बनाया। अब नीचे दिया गया है कूट और बताना है कौन सा विकल्प है सही। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है कि किसी भी नृत्य शैली को तभी शास्त्रीय माना जाता है जब वह नाट्य शास्त्र में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करती है। तो पहला इसमें सही है। और संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देकर इसे 8वीं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली बनाया। यह कथन भी सही है। असम के पारंपरिक सत्रों से उत्पन्न सतरिया नृत्य को आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही हैं। यहाँ पर मैंने सभी शास्त्रीय नृत्य लिखे हुए हैं, राज्य लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को याद कर लेने हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, केरल कथकली, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ओडिशा ओडिसी, मणिपुर मणिपुरी, केरल मोहिनीअट्टम और असम सत्रिया। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया? पहला है गोल घर बिहार, दूसरा है राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र और चौथा है गोल गुंबज कर्नाटक। तो किस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया? गोल गुंबज कर्नाटक। बाकी ये आप तीनों देख रहे हैं, इनका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया है, लेकिन गोल गुंबज
जो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में 1656 में हुआ था। यहाँ पर मैंने डिटेल में लिखा हुआ है कि गोल गुंबज का निर्माण अंग्रेजों द्वारा नहीं बल्कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के रूप में आदिल शाही राजवंश के दौरान 1656 में किया गया। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। गोलघर बिहार में है। इसका निर्माण 1786 में कैप्टन जॉर्ज गार्स्टिन द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनाज भंडार गृह के रूप में किया गया। राइटर्स बिल्डिंग ये पश्चिम बंगाल में है। इसका निर्माण 1770 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कनिष्ठ लेखकों के कार्यालय के रूप में किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण 1924 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन की याद में किया गया था। तो ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है केवीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लें, उसके बाद मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखाती हूँ। पहले इंग्लिश में देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये बड़ा है और एक ही पेज में नहीं आ रहा था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस विधायी सभाओं का विघटन नहीं होता? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा है विधान परिषद। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी, केवल बी। जो राज्यसभा होता है वह स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिससे इसके कामकाज में निरंतरता बनी रहती है। और लोकसभा जो है ये स्थायी सदन नहीं है, निम्न सदन है, तो ये भी याद रखिएगा। और राज्यसभा उच्च सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार की पहल कौन सी है? पहला है उन्नत भारत अभियान, दूसरा है इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर नेटवर्क, तीसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और चौथा है पीएम दक्ष। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प उन्नत भारत अभियान। पहला विकल्प इसमें सही है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र में माध्य वार्षिक औसत तापमान सर्वाधिक होता है? पहला है उष्ण कटिबंधी, दूसरा है उपोष्ण कटिबंधी, तीसरा है शीतोष्ण और चौथा है एल्पाइन। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वो है पहला विकल्प। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाएं। उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास स्थित है और पूरे वर्ष लगातार उच्च तापमान का अनुभव करता है, तो याद रखिएगा। उपोष्ण, शीतोष्ण और एल्पाइन के बारे में भी जान लीजिए। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मध्यम तापमान का अनुभव करते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं और अल्पाइन क्षेत्र ठंडी जलवायु और उच्च ऊंचाई की विशेषता इनकी होती है। और 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे औसत तापमान और काई और लाइकेन जैसी विरल वनस्पतियां यहाँ पर होती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली की मधुमक्खी की निम्नलिखित में से किस प्रजाति का प्रयोग वाणिज्यिक शहद उत्पादन के लिए किया जाता है? पहला है एपिस तिराना, दूसरा है ए मेलीफेरा, तीसरा है ए डोरसाटा और चौथा है ए फिलोरे। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ए मेलीफेरा, जिसे आमतौर पर यूरोपीय या इतालवी मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। व्यापक रूप से वाणिज्यिक शहद उत्पादन के लिए इसकी उच्च उत्पादकता और अनुकूलन क्षमता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार और पृथकवादी आंदोलन के नेताओं के बीच 1986 में हस्ताक्षरित एक शांति समझौते के परिणाम स्वरूप किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? पहला है त्रिपुरा, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिजोरम और चौथा है सिक्किम। तो 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हस्ताक्षरित मिजोरम शांति समझौते के बाद मिजोरम को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी या चोटियां भारत में स्थित है? पहला है धौलगिरी, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है अन्नपूर्णा और चौथा है कामेत। तो भारत में जो स्थित हैं वह कौन कौन सी हैं? भारत में स्थित है नंगा पर्वत और कामेत, बी और डी। बी और डी यानी चौथा विकल्प आपका हो जाएगा उत्तर, बी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या ससीम केंद्र की जीव का उदाहरण नहीं है? पहला है कवक, दूसरा है चिंपांजी, तीसरा है जीवाणु और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु जो है ये ससीम केंद्र की जीव का उदाहरण नहीं है, यानी कि यूकैरियोटिक जीव। हिंदी लिखी हुई है शुद्ध, इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश में प्रश्न देख लें, फिर हिंदी में दिखाती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य खंड 1950 में अंगीकृत भारत के मूल संविधान का एक भाग नहीं था। इसे 1960 के दशक में किए गए संवैधानिक संशोधनों की श्रृंखला के माध्यम से अंतर्विष्ट किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ए तो सही है लेकिन बी गलत लिखा हुआ है, ए सही है। तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, औपनिवेशिक भारत में प्रकाशित किस समाचार पत्र पत्रिकाओं की स्थापना एम के गांधी द्वारा नहीं की गई? एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। पहला विकल्प है नवजीवन, दूसरा विकल्प है इंडियन ओपिनियन, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है वंदे मातरम। तो इसमें नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं, लेकिन वंदे मातरम महात्मा गांधी की नहीं है बल्कि अरविंदो घोष की है। तो याद रखिएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आज मैंने लिए हैं 30 प्रश्न। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।